विद्यार्थी मित्र हो नमस्कार. मी LT ढगे आमच्या इनोव्हेटिव्ह व्यू पब्लिकेशनच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपले हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्र आपणास माहीतच आहे की सध्या आपण MCQ ची टॉपिक निहाय व्हिडिओ सिरीज पाहत आहोत. मागील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 4 कंडक्टर्स, इन्सुलेटर्स, जॉइंट, सॉल्डरिंग आणि UG केबल यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज पाहिले. पुन्हा एकदा आज आपणा समोर आमच्या पब्लिकेशनचे लेक्चरर शेख हैदर सर घेऊन आले आहेत आपले 5वे युनिट बेसिक इलेक्ट्रिकल्स यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज. विद्यार्थी मित्र हो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या IVVP ऑनलाइन या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करण्यास विसरू नका. चला तर मग पाहूयात आपले 5वे युनिट बेसिक इलेक्ट्रिकल्स यावरील MCQज. आज हम यूनिट नंबर 5 बेसिक इलेक्ट्रिकल इस टॉपिक के ऊपर प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ MCQs देखेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो पहला सवाल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन थर्ड सेल ऑफ कॉपर आइटम. यानी कॉपर आइटम के तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये हमको बताना है. ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 29 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी है 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर डी है 13 इलेक्ट्रॉन्स. अब हम किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम आसानी से मालूम कर सकते हैं. यानी कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम ये इजीली मालूम कर सकते हैं. उसके लिए हमको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर 2n पावर. अभी क्या कर, सपोज यहाँ पे 2 जैसे इट इज लिख रहे हैं. n क्या है, नंबर ऑफ सेल. अब यहाँ पे हमको कौन सा सेल क्या पूछा है, थर्ड सेल. कौन सा पूछा गया, थर्ड सेल. यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ पे इसका पावर 2. अब यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9. अब यहाँ पे 9 इंटू 2 18, हमारा आंसर आएगा 18. यानी तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएंगे हमारे पास 18. क्या हो जाएगा 18. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18. यानी कॉपर के तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगला सवाल है, कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप. यानी हमारे को एक लैंप दिया गया है जिसकी रेटिंग है 200 वाट 250 वोल्ट. उसका हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पर किसी भी हॉट रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है किसी भी लैंप का, वहां पर हम एक सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. क्या होगा, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय पावर. अब यहाँ पर हमको सिंपली दिया गया है जो रेटिंग दिया, क्या रेटिंग है 250 वोल्ट वोल्टेज का. तो यहाँ पे होगा 250 स्क्वायर लिखेंगे तो क्या करेंगे 250 इंटू 250 डिवाइड बाय पावर P. पावर का रेटिंग कितना है हमारे पास 200 वाट. अब ये 0 से 0 कट, ये 0 से 0 कट. अब यहाँ पे 25 इंटू 25 होगा 625 डिवाइड बाय ये 2 बचा 2. यानी हमारे पास इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास आंसर हुआ 312.5 यानी 312.5. यानी यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 312.5 ओहम. अगला सवाल है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर. यानी कॉपर कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है. ऑप्शन नंबर ए है 1.72 ओहम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी है 1.72 माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी है 1.72 माइक्रो ओहम, ऑप्शन नंबर डी है 1.72 माइक्रो ओहम पर मीटर. अब यहाँ पर हमको कॉपर कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है. कॉपर कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 1.72 माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.72 माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर क्यूब. अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी. यानी बैटरी की पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए कौन से टाइप का मीटर का इस्तेमाल करेंगे हम. ऑप्शन नंबर ए है मूविंग आयरन एमीटर, ऑप्शन नंबर बी है डायनोमोमीटर टाइप वाटमीटर, ऑप्शन नंबर सी है मूविंग आयरन वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर डी है मूविंग कॉइल वोल्टमीटर. जब भी हमको किसी भी बैटरी की पोलैरिटी अगर आइडेंटिफाई करना है या उसको टेस्ट करना है तो हम वहां पर, अब बैटरी है तो हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे वोल्टमीटर का. किसका, वोल्टमीटर का.
अब यहाँ पर सिंपली जो एमीटर का ऑप्शन है वो तो सिंपली कट गया, क्योंकि हम क्या करेंगे, बैटरी की पोलैरिटी चेक करना है तो वहां पर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दिए वाले ऑप्शन में है वोल्ट मीटर कहाँ पर है, एक ये वोल्ट मीटर है और ये एक वोल्ट मीटर है, एक मूविंग आयरन है, एक मूविंग कॉइल है। अगर मूविंग आयरन का अगर इस्तेमाल करता तो मूविंग आयरन दोनों पोलैरिटी में वर्क करता, मतलब क्या होगा, जैसा काम करेगा एसी पोलैरिटी पर, एसी सप्लाई पर, एसी सप्लाई पे क्या होगा, कंटिन्यूस पोलैरिटी चेंज भी होगा तब भी वो क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा। मतलब यहाँ पे अगर मूविंग आयरन अगर इस्तेमाल करूंगा तो एग्जैक्ट पोलैरिटी आइडेंटिफाई नहीं होगा। अगर मूविंग कॉइल अगर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करता तो मूविंग कॉइल क्या करता, ओनली पॉजिटिव कॉइल पॉजिटिव पोलैरिटी पर रिस्पॉन्स करेगा, यानी सिंगल पोलैरिटी पर क्या करता है, वर्क करता है। अब जब भी क्या होगा, पोलैरिटी अगर हमने सही कनेक्ट करे तो मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर क्या करेगा, रीड करेगा। अगर हमारी पोलैरिटी गलत अगर कनेक्ट होती है, गलत अगर हो गई तो क्या होगा, मूविंग कॉइल का जो वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है वो जीरो के पास ही डिफ्लेक्ट करते रहेगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ से हम इजीली पोलैरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोलैरिटी किस तरह से कनेक्ट की गई है। यानी हम जब भी अगर किसी बैटरी की पोलैरिटी टेस्ट करेंगे तब वहां पर हम मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करें। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। अगला सवाल है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन क्या हुआ। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिक लैंप इन होम, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट मीटर कनेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है डेकोरेटिव लैंप, ऑप्शन नंबर डी है शंट रेजिस्टेंस इन एमीटर। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप्स इन होम। इलेक्ट्रिक लैंप्स इन होम, हमारे घर में जो भी लैंप्स है सभी लैंप के कनेक्शन पैरेलली कनेक्ट करते। यहाँ पर हमको सीरीज का कनेक्शन पूछा, सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन पूछा गया। होम की जो होम लैंप कैसे रहते, पैरेलली कनेक्शन, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर कनेक्शन, वोल्ट मीटर को हम कभी भी और हमेशा पैरेलली कनेक्ट करें, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी बचा डेकोरेटिव लैंप, तो डेकोरेटिव लैंप का हम इस्तेमाल हम सीरीज कनेक्शन का करते हैं, यानी सीरीज कनेक्शन में हम डेकोरेटिव लैंप कनेक्ट कर सकते। तो यहाँ पर सीरीज सर्किट का एग्जैक्ट एप्लीकेशन हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डेकोरेटिव लैंप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेकोरेटिव लैंप्स। अगला सवाल है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ओहम मीटर, ऑप्शन नंबर बी है ओहम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है ओहम सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहता है हमारे पास, जैसे हम कभी फिजिकल फार्मूला रेजिस्टेंस का क्या है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब ये जो है रो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, मैंने किसी भी मटेरियल का खास रेजिस्टेंस। तो अब हमको इसका यूनिट बताना है, क्या बताना है, इसका ऐसा यूनिट क्या है। अब यहाँ पर आर, जैसे इसको अगर फार्मूला कैलकुलेट करें क्या हो जाएगा हमारे पास, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाय एल लेंथ। अब यहाँ पर रो इज इक्वल टू क्या बचेगा, आर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। अब इसमें का 1 मीटर और ये मीटर कैंसिल, तो बचा हमारे पास रो इज इक्वल टू क्या बचा, ओहम मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओहम मीटर, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओहम मीटर। ओहम मीटर का है ऑप्शन नंबर ए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओहम मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 2 लैंप्स कनेक्टेड एज 200 वैट 240 वोल्ट आर कनेक्टेड। अगला सवाल है, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ लैंप्स रेटेड एज 200 वैट 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। हमको अब क्या कैलकुलेट करना है, टोटल पावर ऑफ सर्किट। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल पावर ऑफ सर्किट, एक सर्किट का टोटल पावर कैलकुलेट करना है, जहां पर क्या है 200 वैट 240 वोल्ट का लैंप, 2 लैंप हमने सीरीज में कनेक्ट करे, कहाँ पे, सीरीज में, और जिसको सप्लाई कनेक्ट करे 240 वोल्ट। अब इसका हमको क्या करने का है, टोटल पावर कैलकुलेट करने। अब टोटल क्या कैलकुलेट करना है, पावर रेजिस्टेंस। अब क्या करें, आपको सपोज एक लैंप है और एक दूसरा लैंप है, 2 लैंप हमने कैसे कनेक्ट करे, सीरीज में कनेक्ट करे। इसकी जो रेटिंग है, क्या रेटिंग है हमारे पास, 200 वैट है, इसकी भी रेटिंग क्या है, 200 वैट है, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज कनेक्ट करे हमने, 240 वोल्ट, ठीक है। अब ये सर्किट का टोटल पावर हमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, इस सर्किट का टोटल पावर। अब यहाँ पर टोटल पावर कैलकुलेट करेंगे, पावर P इज इक्वल टू
पहले तो क्या होगा, अब दोनों जब हमने क्या करे, अगर दो लैंप अगर हमने सीरीज में कनेक्ट करे तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर है R, इसका रेजिस्टेंस R, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, R इज इक्वल टू 2R, मतलब R प्लस R दोनों का रेजिस्टेंस की एडिशन हो जाएगी क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट है। अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, पावर P इज इक्वल टू, सॉरी पहले रेजिस्टेंस हम इस सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइड बाय पावर P। अब V स्क्वायर डिवाइड बाय पावर P का कैलकुलेट करेंगे, V वोल्टेज कितना है हमारे पास यहाँ पर 240, यानी 240 मल्टीप्लाई बाय 240 स्क्वायर होगा डिवाइड बाय पावर कितना है इसका 200 वाट। ठीक है, अब यहाँ तो हमें किसकी वैल्यू मिले, हमारे को रेजिस्टेंस R की वैल्यू मिले। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करेगा था, इस सर्किट का टोटल पावर, तो टोटल पावर हम कैसा कैलकुलेट करेंगे, पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R। अब ये सर्किट का पावर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 2R। अब यहाँ पर पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट इंटू 240 वोल्ट क्योंकि स्क्वायर है ये। ठीक है, उसके बाद ये 2 एज इट इज लिखते हैं डिवाइड बाय R की वैल्यू हम ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 240 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइड बाय 200। अब ये 240 से 240 कट, 240 से 240 कट, अब ये आएगा पावर P इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 2, यानी टोटल पावर ऑफ द सर्किट पावर P इज इक्वल टू हमारे पास 100 वाट। क्या हो जाएगा 100 वाट। अब यहाँ पर ये सर्किट का टोटल पावर होगा हमारे पास 100 वाट, यानी अगर हम किसी भी दो लैंप कनेक्ट करें हमने कितने 200 वाट के, जिसके अक्रॉस कितना 240 वोल्ट सप्लाई था, तो इस सर्किट का टोटल पावर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 वाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 वाट। अगला सवाल है, विच लॉ स्टेट दैट इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, यानी कौन से नियम के अनुसार किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप की एडिशन ये उस सर्किट के वोल्टेज सोर्स के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए है क्रिचॉफ सेकंड लॉ, ऑप्शन नंबर बी है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी है क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, ऑप्शन नंबर डी है ओहम्स लॉ। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ का, किसका क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम क्रिचॉफ का सेकंड लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रिचॉफ का सेकंड लॉ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिचॉफ सेकंड लॉ। अगला सवाल है, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अफेक्ट्स द हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, यानी कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जो हीट जनरेशन में इफेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी करंट पास थ्रू इट, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी है स्क्वायर ऑफ द करंट। अब किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर से, सपोज एक कंडक्टर लिए, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोज इसका रेजिस्टेंस बोले हमने R। अब इसमें से जो भी हीट क्रिएट होंगे ये इसमें से कौन सी क्वांटिटी इफेक्ट करेगी। अब जो हीट जनरेटेड अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ के हिसाब से जो हीट जनरेट होती है H हीट इज इक्वल टू क्या हुआ I स्क्वायर RT, ये हुआ जूल्स में। I स्क्वायर का मतलब क्या हुआ करंट पास थ्रू इट, उसका स्क्वायर, करंट इसमें से जो भी करंट पास होगा उसका क्या होगा स्क्वायर अमाउंट होगा, और ये क्या है उसका रेजिस्टेंस, और T का मतलब हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ करंट फ्लो थ्रू दी कंडक्टर, यानी कंडक्टर में से कितनी देर तक करंट पास हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से वोल्टेज है, वोल्टेज के वैल्यू है क्या नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत था। करंट पास थ्रू इट करंट है, लेकिन करंट का क्या है स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर ऑफ दी करंट, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर ऑफ दी करंट। अगला सवाल है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज इंटू करंट, ऑप्शन नंबर सी है करंट इंटू रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी है करंट इंटू टाइम। अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चार्ज, इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है करंट इंटू टाइम, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करंट इंटू टाइम। अगला सवाल है, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल, इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। एक ऑप्शन नंबर ए है यूरेगा, ऑप्शन नंबर बी एवोनाइट, ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। अब ये जर्मेनियम है ऑप्शन नंबर सी, ये है क्या हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल, और जनरली हम सेमीकंडक्टर मटेरियल दो ही तरीके के इस्तेमाल करते हैं, जनरल ज्यादातर आमतौर पे सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल, इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम।
अगला सवाल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रेटेड एज 100 वैट टू 50 वोल्ट। यानी 100 टू 50 वोल्ट लैम्प का हॉट रेजिस्टेंस क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 31.25 ओम, ऑप्शन नंबर बी है 625.00 ओम, ऑप्शन नंबर सी है 312.500 ओम, ऑप्शन नंबर डी है 62.50 ओम। अब यहाँ पर हमको सेम पिछले जो प्रॉब्लम में हमने क्या करते फार्मूला क्वेश्चन में जो फार्मूला देखे थे सेम फार्मूला से हम यहाँ पे क्या करते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय पावर पी। अब यहाँ पर हमको रेटिंग दिया क्या रेटिंग दिया जिसकी रेटिंग कितनी है 100 वैट लगा है और 250 वोल्ट है। अब 250 वोल्ट यानी क्या होगा 250 इंटू 250 यह होगा वी स्क्वायर मतलब वोल्टेज का स्क्वायर दो बार लिख दिया 250 इंटू 250 पावर पी क्या हो जाएगा 100 यहाँ पे लिख दिया 100। अब ये जीरो से ये जीरो कट ये जीरो से ये जीरो कट बचा क्या हमारे पास 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 1 यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 का स्क्वायर यानी 625 ओहम 625 ओम है क्या कोई ऑप्शन में। हाँ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 625 ओहम। अगला सवाल है व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट डायमीटर इज डबल। अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस की डायमीटर अगर डबल करते तो उस रेजिस्टेंस में क्या चेंज होने वाला है और क्या चेंज होकर आएगा। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज द 2 टाइम्स मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू दो बार बढ़ जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी है नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी है डिक्रीज टू हाफ ऑफ द वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज टू 4 टाइम्स। अब हम किसी भी रेजिस्टेंस की अगर डायमीटर हम क्या करते हैं डबल कर देते तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। कितना 4 टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओहम्स लॉ। यानी ओहम्स लॉ से संबंधित कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है करंट रेजिस्टेंस एंड पावर। ऑप्शन नंबर बी है करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी है करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी है वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट डेंसिटी। अब यहाँ पर जो ओहम्स लॉ आता है ओहम्स लॉ क्या हमारे पास है हमारा करंट आई इज इक्वल टू वी बाय आर। इस तरह से भी हम ओहम्स लॉ लिख सकते हैं और जनरली इस तरह से लिखते हैं ठीक है। अब यहाँ पर तीन हमारे पास इलेक्ट्रिकल ओहम्स लॉ से इलेक्ट्रिकल संबंधित इससे संबंधित कौन कौन सी क्वांटिटी एक हमारे पास करंट दूसरा वोल्टेज तीसरा रेजिस्टेंस। यानी करंट रेजिस्टेंस पावर नहीं है करंट वोल्टेज है उसके बाद में रेजिस्टेंस यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आर रिलेटेड टू ओहम्स लॉ। अगला सवाल है व्हाई द ओहम मीटर इज ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल। यानी जो ओहम मीटर है इसकी जो स्केल है वो नॉन लीनियर क्यों रहती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ऑप्शन नंबर डी है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। अब यहाँ पर जब भी हम अगर लीनियर और नॉन लीनियर की अगर बात करते हैं लीनियर में क्या होगा कि जो स्केल होंगे एक स्केल कैसे रहेगी एक जैसा दिखेगा एक जैसे क्या होंगे दिखेंगे हमारे पास मतलब क्या होगा एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शुरुआत से लेके आखिरी तक मतलब यहाँ से लेके आखिरी तक कैसा रहेगा एक लीनियरली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे को कि जो इतना जो एरिया यहाँ पर क्या है बहुत डार्क है मतलब क्या होगा ज्यादा क्राउडेड है ज्यादा मतलब डार्क स्केल है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करते करते हमने उसको यहाँ से क्या करें डिस्ट्रीब्यूट करते एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट करते गए मतलब ये एक जैसी नहीं है कैसा एक मतलब एक जैसी नहीं है मतलब क्या है यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं मतलब क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा मतलब क्या है नॉन लीनियर क्या होगा उसको नॉन लीनियर स्केल होगा कैसा होगा नॉन लीनियर स्केल। अब ये नॉन लीनियर स्केल की वजह क्या है कि यहाँ पर जो है इसका जो वोल्टेज है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट यानी स्क्वायर ऑफ द करंट। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर की अगर वैल्यू अगर नहीं रहती तो क्या होता है ये लीनियर स्केल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कैसा स्क्वायर प्रोपोर्शन है कैसा है स्क्वायर है इस वजह से क्या होगा यहाँ पर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। इस वजह से यहाँ पे जो स्केल है ये कैसा है हमारे पास नॉन लीनियर स्केल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी। यानी कौन सा मटेरियल की नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर। ऑप्शन नंबर बी यूरेका। ऑप्शन नंबर सी कार्बन। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीन। अब यहाँ पर जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है
अगर किसी भी मटेरियल में अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, इसको क्या हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही अगर क्या होता है रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन सा मटेरियल है, यानी ऐसा मटेरियल जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विच वन डिफाइन द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओहम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इनमें से कौन सी ऐसी व्याख्या है जो चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओहम पर डिग्री चेंज इन सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस को चेंज इन रेजिस्टेंस डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी है लॉ ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ही डिफाइन करता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओहम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगला सवाल है, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट पावर इन डीसी सर्किट। यानी डीसी सर्किट में पावर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज इनटू टाइम, ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी है करंट इनटू रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी है करंट इनटू वोल्टेज। अब किसी भी डीसी सर्किट में पावर कैलकुलेट करना है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पावर P इज इक्वल टू लिख सकते हैं V इंटू आई, या फिर अदरवाइज इसको भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R, या फिर और भी किसी तरह से लिख सकते, पावर P इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं I स्क्वायर R। अब इस तरह से अगर लिख रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज इंटू टाइम। वोल्टेज और टाइम का कहीं तो भी रिलेशन है कि इसमें नहीं है, मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कंप्लीटली गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं, ठीक है, क्या है वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस मतलब क्या है, वी और आर है कि कहीं और वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट का स्क्वायर है, यहाँ पर करंट नहीं है, ओनली करंट नहीं है, सिर्फ क्या है स्क्वायर है करंट का, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास गलत है। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास करंट इंटू वोल्टेज। करंट इंटू वोल्टेज मतलब क्या, यहाँ पर आगा, ठीक है, वी इंटू आई, मतलब करंट इंटू वोल्टेज। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करंट इंटू वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरेलल सर्किट विथ वन ब्रांच ओपन। यानी किसी पैरेलल सर्किट में एक ब्रांच अगर ओपन होती है तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करंट विल रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर बी नो करंट विल फ्लो थ्रू इन दैट ब्रांच, उस पर्टिकुलर ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है होल सर्किट विल नॉट फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी है वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज इन दी ओपन ब्रांच। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर किसी अगर सपोज एक हमारे पास एक ब्रांच, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दी, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करें। अब ये दो ब्रांच हमने कैसा कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलली कनेक्ट करें। कैसा कनेक्ट करें, पैरेलली कनेक्ट करें। यहाँ पे कुछ तो भी हमने क्या करें, सपोज एक अल्टरनेटिंग सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर अब यहाँ पर किसी इसमें से अगर एक ब्रांच अगर हमारी ये दो ब्रांच में से सपोज इसको बोले R1, इसको बोले हमने R2, एक ब्रांच अगर ओपन अगर हो जाती है, सपोज ये ब्रांच हमारे पास ओपन होगा तो इस सर्किट पे क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर एक है करंट विल रिमेन सेम। करंट क्या सर्किट में से फ्लो होगा, फ्लो होगा नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ, पूरा करंट पहले क्या हुआ यहाँ से जाएगा, पहले यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा था, अब यहाँ से नहीं, पूरा सर्किट में से यहाँ से करंट फ्लो हो। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, मतलब इस सर्किट ब्रांच पे क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, यानी इस ब्रांच में से करंट फ्लो हो रहा है क्या, अभी ये तो ओपन सर्किट है, करंट फ्लो हो गया यहाँ पे, यहाँ की वैल्यू करंट की वैल्यू क्या हो जाएंगे, जीरो, मतलब इस ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, सही आंसर है। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, यानी इस ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं होगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल। यानी किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम डबल करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए नो चेंज, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज विथ 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी होगा इंक्रीज 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी होगा डिक्रीज हाफ।
अब रेजिस्टेंस और एरिया का क्या रिलेशन है, कभी किसी भी रेजिस्टेंस का क्या, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय ए, क्या हुआ L बाय ए। अब किसी भी अगर एरिया, किसी भी रेजिस्टेंस का अगर एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, हम क्या करते हैं, डबल अगर करते तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज 2 टाइम क्या हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस, क्या होगा डिक्रीज, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस की रिलेशन कैसा, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएंगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब उसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज टू हाफ, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज टू हाफ। अगला सवाल है, विच मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग 1 ओहम टू 100 किलो ओहम रेंज रेजिस्टेंस, यानी 1 ओहम से 100 किलो ओहम तक का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑप्शन नंबर बी है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, ऑप्शन नंबर सी है केल्विन ब्रिज मेथड, ऑप्शन नंबर डी है होल्ट मीटर एंड एमीटर मेथड। अब ये जो देखो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस जो है, अब किसी भी रेजिस्टेंस का अगर 0 से 1 ओहम तक अगर रेजिस्टेंस रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस, और अगर 1 ओहम से 100 किलो ओहम तक की अगर वैल्यू अगर रहती है तो उसको बोलते हैं मीडियम रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगा, 1 ओहम टू जो 100 किलो ओहम रेजिस्टेंस, ये कौन से कैटेगरी में आता है, मीडियम रेजिस्टेंस की कैटेगरी में। और किसी भी मीडियम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। अगला सवाल है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस LDR इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, यानी किसी भी LDR का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होंगी अगर उसकी लाइट इंटेंसिटी हम अगर बढ़ा देते हैं तो लाइट उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएंगे नहीं इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी रेजिस्टेंस की वैल्यू रिमेन सेम, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, वो जैसी थी वैसे ही रहेंगे पहले से, मतलब रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी बिकम इन्फिनिटी। अगर आप किसी भी LDR की वैल्यू, LDR का मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस पे अगर लाइट इंटेंसिटी अगर बढ़ाते, क्या होते हैं, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती, कम होती जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती, कम हो जाती है, मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम बाय 500 वाट लैम्प फॉर 5 आवर, यानी हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी की यूनिट कैलकुलेट करना है। अगर कौन ऐसा लैम्प जो 500 वाट का, कितना 500 वाट का लैम्प है, 5 घंटे यानी 5 आवर अगर हम उसको लाइट कंज्यूम करेंगे तो क्या कितना यूनिट एनर्जी उन्हें कंज्यूम करेंगे, क्या करें, कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेंगे। अगर कोई 500 वाट का लैम्प हम 5 घंटे चलाते हैं तो उसका टोटल यूनिट एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अब जो यूनिट एनर्जी है तो क्या गया, एनर्जी इन यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है 1 किलोवाट आवर, क्या होता है 1 किलोवाट आवर। अब यहाँ पे अगर देखें यूनिट कितना कैलकुलेट, तो 1 किलोवाट आवर, तो यहाँ पर किलो का मतलब यहाँ पे वाट कितना दिया रहा है हमारे पास रेटिंग 500, कितना 500 इनटू आवर, आवर मतलब कितने घंटे चला रहे हैं हम उसको 5 घंटे, ठीक है। अब एक किलो में कन्वर्ट करने के लिए इसको करेंगे डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, बचा कितना 5 इंटू 5 कितना हमारे पास 25 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू कितना 2.5, यानी यहाँ पर होगा अगर हम कोई भी ऐसा लैम्प जिसकी क्या है 500 वाट क्या है उसकी रेटिंग है, हम इसको 5 घंटे चलाते, कितने घंटे 5 घंटे अगर चलाते हैं तो उसकी टोटल जो एनर्जी कंजप्शन जो होगा वो कितना होगा 2.5 यूनिट, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.5 यूनिट। अगला सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट, यानी ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर बी लो, ऑप्शन नंबर सी हाई, ऑप्शन नंबर डी 0। अब अगर किसी भी सर्किट का अगर ओपन सर्किट है, कोई भी सर्किट अगर ओपन सर्किट है तो उसमें से करंट तो बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, यानी उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है क्या होगा इन आइडियली क्या होगा इन्फानेट, क्या होगा इन्फानेट, क्योंकि वो क्या होगा कंप्लीटली ओपन सर्किट है। अगर यही अगर शॉर्ट सर्किट होता तो उसकी वैल्यू कितना जाती, कंप्लीटली 0 हो जाती, यानी किसी भी ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना रहेगा इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इन्फिनिटी। अगला सवाल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस का यूनिट इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए ओहम, ऑप्शन नंबर बी ओहम मीटर, ऑप्शन नंबर सी ओहम पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी है मो।
अब जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अभी इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट है मो, MHO, मो, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर साइनसोइडल एसी, यानी साइनसोइडल एसी के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 1.00, ऑप्शन नंबर बी है 2.22, ऑप्शन नंबर सी है 1.11, ऑप्शन नंबर डी है 4.44। अब जब भी हम किसी भी एसी सर्किट में यानी साइनसोइडल सर्किट में उसका फॉर्म फैक्टर का डिफाइन करते हैं, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, एक तो रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो, क्या होगा, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, क्या होगा, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर कंसीडर करते हैं, मेरे पास क्या है कि ये एक साइनसोइडल एसी, ये वोल्टेज के फॉर्म, किसका है, वोल्टेज। तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू कहेंगे वी आरएमएस, तो वी आरएमएस होगा 0.707 इंटू वीएम, और इसका जो एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू कहेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू वीएम। अब हमको क्या पूछेगा, फॉर्म फैक्टर, जो फॉर्म फैक्टर है ये फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, आरएमएस वैल्यू, क्या हुआ, वी आरएमएस वैल्यू टू वी एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आरएमएस वैल्यू क्या है हमारे पास 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज क्या वैल्यू क्या होगा 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम कट गया, बचा क्या है 707 डिवाइड बाय 0.637, यानी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारे पास 1.11, क्या हो जाएगा 1.11। यानी किसी भी साइनसोइडल एसी सर्किट में, अब जैसे हमने वोल्टेज के निकाले, करंट के लिए भी सेम वैल्यू होगी, क्या हो जाएगा 1.11, यानी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होगी 1.11। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.11। अगला सवाल है, विच रजिस्टर द लोवेस्ट करंट फ्लो इन अ पैरेलल सर्किट हैविंग वैल्यू ऑफ 50 ओहम, 220 ओहम, 450 ओहम एंड 560 ओहम कनेक्टेड विद सप्लाई। अब किसी पैरेलल सर्किट में 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, जिसकी वैल्यू क्या है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 50 ओहम है, दूसरे का वैल्यू है 220 ओहम, और तीसरे का वैल्यू है 450 ओहम, और चौथे का वैल्यू है 560 ओहम। अब ये सभी जो रेजिस्टेंस है हमने कैसे कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करें, तो इसमें से सबसे कम करंट कौन से रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा। अब जो करंट है, करंट कैसा होता है, कभी भी अगर फ्लो होगा तो क्या होगा, जहां पे अपोजिशन कम है, जहां से उसको विरोध कम हो रहा है, जहां से अपोजिशन कम हो रहा है, वहां पे करंट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फ्लो होगा, और जहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है वहां पे क्या होगा, करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट कम फ्लो होगा। अब यहाँ पे हमको पूछा है ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है, जो ब्रांच है जिसमें से करंट क्या होगा, कम से कम फ्लो होगा। मतलब क्या है कि विच रजिस्टर लोवेस्ट करंट क्या हुआ, जिसमें से रेजिस्टेंस कम फ्लो हो रहा। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे गया, 50 ओम है, यहाँ पे 560 ओम है, यहाँ पे क्या है 450 ओम है, यहाँ पे 220 ओम। अब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है 560, तो सबसे कम रेजिस्टेंस की, सबसे कम करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा जिसकी वैल्यू क्या है 560, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 560 ओम। अगला सवाल है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस वाई of RLC parallel circuit connected across 240 volt 50 Hz AC supply and 5 ampere current is passed through it। अब हमको क्या करना है, एक सर्किट का एडमिटेंस कैलकुलेट करना है जो पैरेलली कनेक्टेड है 240 वोल्ट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज पैरेलली कनेक्टेड, जिसमें से 8 एम्पियर करंट क्या हो रहा, फ्लो हो रहा है। अब जो एडमिटेंस है, एडमिटेंस क्या होता है हमारे पास, एडमिटेंस y इज इक्वल टू क्या होता है 1/z, यानी क्या होता है एडमिटेंस का रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस, किसका, इंपीडेंस का रेसिप्रोकल है। अब इसके लिए हमको इंपीडेंस अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इंपीडेंस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v/i, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, वोल्टेज कितना है यहाँ पर पैरेलली कनेक्टेड 240 वोल्ट, मतलब कितना 240 वोल्ट। उसके बाद में करंट के यहाँ पे दिए वाले कितना है 8 एम्पियर, तो कितना हुआ 8 से 24, मतलब कितना हुआ यहाँ पर होगा 30 ओहम। अब यहाँ पर इंपीडेंस की वैल्यू मिल गई, कितना है इंपीडेंस z इज इक्वल टू कितना 30 ओहम। अब लेकिन हमको क्या पूछा गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस y कैलकुलेट करना है। तो y इज इक्वल टू 1/z, यानी 1/z, z इज इक्वल टू 30, 1/30 इज इक्वल टू 0.033 मो, ठीक है। मतलब क्या कर सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको
0.33 mho। अब यहाँ पर 0.033 mho कहाँ पर है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए है 3.33 mho, यानी ये ऑप्शन नंबर गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी है 0.33 mho, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी है 0.003 mho, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर है 0.033 mho, 0.033 mho, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.033 mho। अगला सवाल है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्ट इसमें से दी वाले क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी है जिस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है? ऑप्शन नंबर ए लेंथ, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू हमारे पास रहता है रो एल बाय ए। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है? लेंथ का और रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली रिलेशन है। तो मतलब क्या, ये तो ऑप्शन गलत हुआ क्योंकि हमको यहाँ पर पूछा क्या गया है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या पूछा गया है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन नंबर बी क्या है? टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? अभी कोई चीज पे डायरेक्ट होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इसका तो बाद में कंसिडर। दूसरा क्या हमारे पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका और इसका रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन। कैसा है? इनवर्स रिलेशन। और हमको यहाँ पे पूछा क्या गया? इनवर्सली रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तर विद्यार्थी मित्र हो, अशा प्रकारे आज आपण युनिट क्रमांक 5 बेसिक इलेक्ट्रिकल्स या चॅप्टरवरील काही महत्त्वपूर्ण एमसीक्यूज पाहिले। पुढील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 6 मॅग्नेटिझम या चॅप्टरवरील काही महत्त्वपूर्ण एमसीक्यूज पाहणार आहोत। तेव्हा भेटूयात डे आफ्टर टुमारो एका नवीन माहितीसह। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या IVVP ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची माहिती आपणास मिळेल। धन्यवाद।